पॉलिटिकल साइंस के रैपिड रिवीजन में आपका स्वागत है। इन जस्ट 60 सेकेंड्स मेरी पूरी कोशिश रही है कि जो बच्चा जीरो पे भी है ना, वो भी अगर इस 1 घंटे का रिवीजन देख लेगा, उसका हर पेपर में आने वाला क्वेश्चन कवर होने वाला है। 1 घंटा कर लो मेरे साथ ये वाली पॉलिटिकल साइंस की क्लास, मेरी गारंटी है यहाँ पे कि आपके पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट है उसमें से 20 में से 20 आ जाएंगे। ईच क्वेश्चन इज कवर्ड, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। आज हम इस क्लास में करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का रैपिड रिवीजन इन जस्ट 60 सेकेंड्स। मेरी पूरी कोशिश रही है कि जो बच्चा जीरो पे भी है ना, वो भी अगर इस 1 घंटे का रिवीजन देख लेगा, उसका हर पेपर में आने वाला क्वेश्चन कवर होने वाला है। सारी की सारी थ्योरी भी कवर होने वाली है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ सिर्फ 60 मिनट। और वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या मजा आया या नहीं आया। चलो, क्योंकि 60 मिनट है तो टाइम वेस्ट तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। सबसे पहला चैप्टर तो आप सबको पता ही होगा कौन सा आता है। सबसे पहला चैप्टर रहता है आपका पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है, मैं अभी यहीं पे पहले बता देती हूँ बिना स्टार्ट करे, कि क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, पावर शेयरिंग में 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको बेल्जियम और श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में है, कहाँ है ना, पिक्चर बनी हुई है एनसीईआरटी में। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, प्रूडेंशियल रीजन क्या होता है पावर शेयरिंग का, मॉरल रीजन क्या होता है। अब क्योंकि ये क्रैश कोर्स है, बिल्कुल 60 मिनट में रिवाइज करेंगे, तो एकदम डिटेल में तो नहीं जा रहे हैं, पर एक एक चीज इसमें कवर्ड है। तो चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको पता ही होगा ऑफ कोर्स, कि बेल्जियम में क्या था। बेल्जियम में एथनिक कॉम्पोजिशन था, यानी कि डच और फ्रेंच 2 टाइप की कम्युनिटीज रहती थी। ठीक है, डच जो था वो क्या था, 59% ऑफ द पॉपुलेशन। डच कितना था, 59% ऑफ द पॉपुलेशन। और कहाँ रहता था, फ्लेमिश रीजन में रहता था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डच वेलोनिया में रहता था या फ्लेमिश में रहता था। तो आपको पता होना चाहिए कि डच जो है वो फ्लेमिश में रहता था। फ्रेंच स्पीकिंग कितने थे, 40% लोग थे जो कि वेलोनिया रीजन में रहते थे। इसको देखकर आपको क्लियरली पता लग गया होगा कि यहाँ पे जो डच स्पीकिंग के लोग थे वो क्या थे, मेजॉरिटी में थे, और फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी में थी, है ना। ये नंबर्स आपको याद होने चाहिए। और उसके अलावा जर्मन स्पीकिंग लोग थे जो कितने थे, 1% थे। फिर क्या हुआ, ब्रुसेल्स, है ना, बेल्जियम की कैपिटल विच इज ब्रुसेल्स में क्या था, 80% फ्रेंच स्पीकिंग थे। यानी कि बिल्कुल उल्टा, जहां पे बेल्जियम में फ्रेंच स्पीकिंग कम थे, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज्यादा थे। ब्रुसेल्स में 80% लोग थे और 20% क्या थे, डच स्पीकिंग लोग थे। अब क्या हुआ, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आई। क्यों, क्योंकि डच और फ्रेंच जो थे वो डिफरेंट था, मतलब डच ज्यादा थे, फ्रेंच कम थे, कहीं फ्रेंच ज्यादा था, डच कम थे, है ना। तो चैलेंजेस क्या थे कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी थी, किसके बीच में, डच और फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन के बीच में, क्योंकि क्या था, मिक्स्ड पॉपुलेशन थी, है ना। फ्रेंच स्पीकिंग जो थी, यहाँ पे आपने देखा होगा कि फ्रेंच स्पीकिंग जो है वो माइनॉरिटी में है ना, डच स्पीकिंग ज्यादा है बेल्जियम में, और फ्रेंच स्पीकिंग क्या है, माइनॉरिटी में है। लेकिन फिर भी जो फ्रेंच लोग हैं वो क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। तो अब क्या हुआ, और डच जो लोग थे, फ्रेंच रूल कर रहे थे, तो इसीलिए सारे इकोनॉमिक बेनिफिट किसको मिलते थे, फ्रेंच पीपल को मिलते थे, है ना। और डच पीपल बेचारों को एजुकेशन लेट मिली, इकोनॉमिकली इक्वालिटी लेट मिली, सब लेट मिला। अब यहाँ पे क्या हुआ, जिस कंट्री में भैया डच अलग फ्रेंच अलग, लड़ाइयां, है ना, क्योंकि डच बोले भाई हमें राइट्स नहीं मिल रहे, फ्रेंच अपना दबदबा चला के बैठे हैं, है ना। दबदबा मतलब सब चीजें उनको पहले मिल रही हैं, है ना। याद है ना बड़ी दीदी को कैसे सब कुछ पहले मिलता है, तो ऐसे ही, है ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे होने लगी टेंशन कि भैया डच और फ्रेंच की आपस में बन नहीं रही थी। फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है आगे। लेकिन हमने देखा कि डच और फ्रेंच में इतनी ज्यादा दिक्कतें थी, कहाँ पे, बेल्जियम में। लेकिन फिर हम आते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका में क्या था, और फिर हम डील करेंगे कि डच और फ्रेंच की गवर्नमेंट ने, श्रीलंका और बेल्जियम की गवर्नमेंट ने इस इशू से कैसे डील करा, अलग अलग तरीके से। यही है पूरा पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। तो देखिए,
श्रीलंका में क्या था, सिन्हाला स्पीकिंग। श्रीलंका के लोग क्या बोलते थे, सिन्हाला बोलते थे, सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे। वो कितने थे, 74% लोग थे, है ना। और वो मोस्टली क्या थे, बुद्धिस्ट थे। मोस्टली क्या थे, बुद्धिस्ट पीपल थे, जो कि क्या बोलते थे, सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, है ना। श्रीलंका के लोग थे। और तमिल स्पीकिंग कितने थे, 18%। अब तमिल स्पीकिंग, है ना, श्रीलंका में कुछ लोग तमिल भी बोलते थे, वो कितने थे, 18%। उसमें भी सब ग्रुपिंग थी, है ना, जिसमें तमिल में आते थे श्रीलंकन तमिल, जो 13%, यानी कि श्रीलंका के जो नेटिव तमिल थे वो कितने थे, 13%। और इंडियन तमिल, यानी कि इंडियन तमिल मतलब क्या होता है, इंडियन तमिल का मतलब है जो लोग इंडिया से श्रीलंका गए थे, है ना, इंडियन तमिल, वो भी तमिल बोलते थे, उनको थोड़ा सिन्हाला आती है। तो यहाँ पे भी एथनिक कॉम्पोजिशन इतना गड़बड़ाया हुआ था, जस्ट लाइक बेल्जियम, जस्ट लाइक बेल्जियम, ये आप सबको पता है। फिर ये आपको याद होना चाहिए, मैं आपके लिए लिख कर आई हूँ, श्रीलंका एमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, है ना, 1948 में, है ना। फिर क्या हुआ, अब देखो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या किया, पावर शेयरिंग के लिए, है ना। बेल्जियम में भी डच और फ्रेंच में इतनी दिक्कत थी, और श्रीलंका में सिन्हाला और तमिल स्पीकिंग में इतनी दिक्कत थी। फिर भी श्रीलंका की गवर्नमेंट क्या लाई, मेजॉरिटेरियनिज्म लाई, मेजॉरिटेरियनिज्म लाई। अब आप सबको इसका मतलब पता होना चाहिए है, इससे क्वेश्चन हर बार आता है ना। अगर आप ये नहीं करके जा रहे तो मतलब खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, वो मत करना, है ना। मेजॉरिटेरियन का मतलब होता है कि जब मेजॉरिटी कम्युनिटी अपना राज चलाए और दूसरी कम्युनिटी को इंफीरियर दिखाए, है ना, दूसरी कम्युनिटी को इंफीरियर दिखाए और खुद को सुपीरियर दिखाए। फिर तीसरे नंबर पे आता है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट ऑफ 1956, इसका भी ईयर आपको याद होना चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में क्या होता है, सिन्हाला जो होती है, सिन्हाला को क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, सोल ऑफिशियल लैंग्वेज, कि भाई यही ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, सिन्हाला को डिक्लेयर कर दिया जाता है। और जो तमिल लैंग्वेज होती है, जो बेचारे श्रीलंकन तमिल, इंडियन तमिल बोलते हैं, उसको क्या कर देते हैं, डिसरिगार्ड। इस पे भी सेपरेट क्वेश्चन आता है। फिर है प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। अब ये पॉइंट मैं पहले मिस कर रही थी कि क्या ये पार्ट है, क्या ये पार्ट मतलब मेरे को इतना क्रैश कोर्स में लाना चाहिए ये, लेकिन नहीं, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे भी सेपरेट क्वेश्चन बनता है। प्रेफरेंशियल पॉलिसीज का सिंपल सा मतलब है कि श्रीलंका में जो भी एजुकेशनल जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब थी, वहां पे किसको फेवर किया जाता था, सिन्हाला एप्लीकेंट्स को, यानी कि वहां के नेटिव सिस्टम को। जो बेचारे तमिल बोलते थे लोग, चाहे श्रीलंकन हो चाहे इंडियन तमिल हो, उनको डिसरिगार्ड कर दिया जाता था। ओके, समझ गए। इसमें आपको मैं बता रही हूँ, एक तमिल एलान की बात हुई थी। तमिल एलान पे आज तक क्वेश्चन ज्यादा नहीं बना है, इस बार बनने के पूरे चांस है, ठीक है। ये एक दो चीजें जिनका मैं मीनिंग नहीं बताती हूँ यहाँ पे, उसका सिंपल सा मतलब है कि बेटा एनसीईआरटी खोलें और अपने रिवर्स लर्निंग अपने दिमाग की चलाएं। अब मैं आपको तमिल एलान का होमवर्क दे रही हूँ कि आप मुझे बताना कि ये क्या था तमिल एलान, क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, चलिए। फिर बेल्जियम, अब देखो वहां पे क्या हुआ, आपने देखा श्रीलंका में क्या हुआ था, श्रीलंका में लोगों को मेजॉरिटेरियनिज्म लाया, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज लाई, बेचारे तमिल लोगों को इतना गंदा ट्रीट किया गया। लेकिन बेल्जियम की गवर्नमेंट, वाह वाह भाई वाह वाह, क्या लेकर आई, बेल्जियम की गवर्नमेंट लाई इनोवेटिव पावर शेयरिंग मॉडल। और उन्होंने बेल्जियम के लोगों के लिए, यानी कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को एक साथ लाने के लिए, एकोमोडेट करने के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा कि भाई सबका भला होना चाहिए, है ना। वो कितनी बार अमेंडमेंट करा उन्होंने, 4 बार। सीबीएसई कंफ्यूज कर सकता है ये बोलकर कि नहीं अमेंड तो 3 बार किया था, आप बोलोगे नहीं नहीं हमें वर्ल्ड मैम ने पढ़ाया है 4 बार अमेंडमेंट हुआ था जी, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। की फीचर्स ऑफ द बेल्जियन मॉडल। अब बेल्जियन की गवर्नमेंट मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं लाई, उसने बोला कि हम देंगे इक्वल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हम हैं अच्छे बच्चे, हमारी गवर्नमेंट है अच्छी, हम क्या लाएंगे, इक्वल रिप्रेजेंटेशन लाएंगे, हम लाएंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ताकि सबको अपॉर्चुनिटी मिले, हम लाएंगे ब्रुसेल्स के लिए एक सेपरेट गवर्नमेंट, आपको ईयू का पता होना चाहिए उसके हेडक्वार्टर्स के बारे में, हम लाएंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट, है ना। कम्युनिटी गवर्नमेंट पे सेपरेट क्वेश्चन, कम्युनिटी गवर्नमेंट पे सेपरेट क्वेश्चन आएगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट पे सेपरेट क्वेश्चन आएगा, है ना। ये आपका होमवर्क है, पर मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें सभी लैंग्वेज बोलने वाले लोग, चाहे फ्रेंच बोलते हो, चाहे जर्मन बोलते हो, चाहे डच बोलते हैं, वो साथ में आए। उन्होंने एजुकेशन को लेके इकट्ठे डिस्कशन की, कल्चर को लेके, नॉर्मल चीज़ों को लेके डिस्कशन की। बट और डिटेल के लिए आपको ये अपने होमवर्क में मुझे बताना है। हेडक्वार्टर कहाँ है ईयू का,
ब्रुसेल्स बेल्जियम, है ना, पिक्चर बेस्ड, पिक्चर बनी हुई है बेटा, पिक्चर, है ना, ईयू यूरोपियन यूनियन का पूरा हेडक्वार्टर है। तो समझ गए, आपको क्या पता होना चाहिए, बेल्जियम और श्रीलंका, इनका एथनिक कॉम्पोजिशन। चलिए आगे, पावर शेयरिंग। अब रीजन क्या है भैया, पावर शेयरिंग क्यों करनी है, क्या जरूरत है पावर शेयरिंग की? तो दो रीजन है बेटा, एक है प्रूडेंशियल रीजन और एक है मॉरल रीजन। एक है प्रूडेंशियल रीजन और एक है मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, जब आप गेन और लॉस के बारे में सोचते हो, सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन एनसीईआरटी की बॉक्स में दी हुई है, कर लेना। प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है, जब आप गेन और लॉस के बारे में सोचते हो। मॉरल रीजन का क्या मतलब होता है, मॉरल रीजन का क्या मतलब होता है, मॉरल, और इसमें अलग अलग क्वेश्चन आ सकता है कि सिर्फ प्रूडेंशियल रीजन एक्सप्लेन करो या सिर्फ मॉरल रीजन एक्सप्लेन करो। तो प्रूडेंशियल का सिंपल सा मतलब होता है कि जब गेन और लॉस कैलकुलेशन पे बेस्ड हो, तो फोकस क्या है, केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस। इसमें क्या होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करने की बात करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रमोट करता है, नेशनल यूनिटी प्रिजर्व करता है। मॉरल रीजन हमने तो पढ़ा था, है ना, 7th 8th क्लास में ईवीएस में पढ़ा होगा ये आपने। मोरालिटी क्या है, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी को दर्शाना, पार्टिसिपेशन को दर्शाना, लेजिटिमेसी को दर्शाना, है ना। इसका एग्जांपल क्या है, बेल्जियम, प्रूडेंशियल रीजन, है ना, बेल्जियम। मॉरल रीजन में आप लिख सकते हो इंडिया, सिटीजन जैसे पार्टिसिपेट करते हैं थ्रू इलेक्शंस, है ना। तो इस पे सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट, अब है टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। अब टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग में हमने पढ़ा है कि इसमें क्वेश्चन होता है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग। तो इस पे हमेशा बेटा क्वेश्चन आता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग पे हमेशा क्वेश्चन आता है कि क्या डिफरेंस है। तो टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग में आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जो होता है, हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है, लेटा हुआ ऐसे। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में। लेकिन वर्टिकल जो होता है वो होता है खड़ा हुआ ऐसे, टॉप से डाउन, यानी कि सेंटर, स्टेट एंड लोकल, यानी कि पंचायत। तो ये है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग। फिर है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स। तो सोशल ग्रुप्स में जो पावर शेयरिंग होती है उसमें सिंपल है, रिलीजियस मैटर पे हो सकती है, लिंग्विस्टिक कंसर्न पे हो सकती है, सोशली वीकर ग्रुप पे हो सकती है, किसी भी तरीके से हो सकती है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनती है बेल्जियम में, अभी आपको ये होमवर्क दिया था मैंने, कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है पढ़ के आना। पावर शेयर हो सकती है बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, बिटवीन प्रेशर ग्रुप। पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में कैसे होएगी, कोलिशन के फॉर्म में होएगी, है ना, कोलिशन के फॉर्म में होएगी, है ना। प्रेशर ग्रुप्स के बीच में कैसे होएगी, जैसे आपने देखा होगा चिपको आंदोलन के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना, चिपको आंदोलन के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। ये एग्जाम्पल है ना, जो आपकी मैम, यानी कि आपकी दीदी, आपकी मैम, जो भी आपको, मैं आपको जो भी बता रही हूँ ना यहाँ पे ये एग्जाम्पल, उसका यूज करना है ना। ये अलग से बताया जा रहा है आपकी एनसीईआरटी से बाहर, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं 100 में से 100 लाने की। ओके चलिए फिर नेक्स्ट, अब हमने खत्म कर लिया है। चलिए, इसमें स्लाइड एडेड नहीं है, चलिए हाँ, अब हम आ गए हैं किस पे, कौन सा चैप्टर, हमने चैप्टर 1 खत्म कर लिया है। चैप्टर 1 कौन सा था, पावर शेयरिंग, वी हैव रिवाइज्ड दैट। अब क्या है, चैप्टर 2 कौन सा है, कौन सा डिस्कस किया है यहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टीज करा है शायद, है ना, पॉलिटिकल पार्टीज। सीक्वेंस नहीं फॉलो हुआ है शायद एनसीईआरटी का, फेडरलिज्म मैंने बाद में करा है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पेज टर्नओवर, है ना, पीटीओ लिखते थे ना पहले। तो अब आते हैं हम पॉलिटिकल पार्टीज में। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए है कि पॉलिटिकल पार्टी है क्या, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बेसिक चीज है। लेकिन इस पे भी क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को पूरा पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ के यही नहीं पता होता है कि भैया पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है, ऐसे कंफ्यूजिंग से डेफिनेशन लिखाते हैं, है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है, ग्रुप होता है जो इलेक्शन साथ में करती है, कॉन्टेस्ट, है ना, एग्री करती है ऑन पॉलिटिकल पार्टी प्रोग्राम ताकि कलेक्टिव गुड हो पाए। और क्या रिफ्लेक्ट करती है, सोसाइटी के पॉलिटिकल
डिवीजन क्या रिफ्लेक्ट करती है? सोसाइटल पॉलिटिकल डिसीजंस। अब क्या है कंपोनेंट्स? पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट क्या है भैया? तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए, ये तीनों आपको याद होने चाहिए, क्योंकि सीबीएसई विल कंफ्यूज यू, सीबीएसई विल कंफ्यूज यू। ओके, याद क्या होने चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी में होता है लीडर, फिर उसके एक्टिव मेंबर, लीडर यानी कि मोदी जी मान लो, है ना, मोदी जी, उसके एक्टिव मेंबर अमित शाह, है ना, अमित शाह एंड और भी हैं बहुत सारे, अमित शाह मान लो। फिर क्या है? फॉलोअर्स, फॉलोअर्स यानी कि पर्ल मैम, ऐसे याद कर लेना इस एग्जाम्पल से, है ना, पर्ल मैम, ये आपको याद होना चाहिए है। एक पॉलिटिकल पार्टी में, ये मैंने मेंटी में हर बार क्वेश्चन दिया है और हर बच्चे ने हर बार इसको गलत किया है, पता नहीं कैसे, है ना। तो क्या होना चाहिए? लीडर होना चाहिए, एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए, फॉलोअर्स होने चाहिए, है ना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टीशनशिप क्या होता है। पार्टीशनशिप क्या होता है? एनसीईआरटी में गिवन है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आपको एनसीईआरटी खोल के चेक करना है व्हाट इज पार्टीशनशिप, क्योंकि इस पे हर बार बेटा क्वेश्चन आता है ना, हर बार। व्हाट इज पार्टीशनशिप? 1 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 5 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है, तो प्लीज याद कर लेना व्हाट इज पार्टीशनशिप। ये क्लू इसलिए छोड़ रही हूँ, आप कहोगे मैम रिवीजन है, आप होमवर्क दे रहे हो, क्लू इसलिए छोड़े जा रहे हैं ताकि आप अपनी एनसीईआरटी को खोलो। ऐसा नहीं कि बस एक सोते सोते रात को मेरा वीडियो लगा के देख रहे हो, है ना, नहीं, एनसीईआरटी खोलो, चेक करो, अगर नहीं आता और आता है तो कमेंट्स में बताना। ओके, चलिए चलिए, अब क्या है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का आखिर फंक्शन क्या है? क्यों चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज हमारे लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है, बिल्कुल। पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए पॉलिसीज बनाती है, बिल्कुल। लॉ मेकिंग करती है। अब आप कहोगे मैम लॉ मेकिंग तो लेजिस्लेचर करता है, बेटा लेजिस्लेचर में भी तो पॉलिटिकल पार्टी बैठी है ना, वही ना, गवर्नमेंट रन करती है, ऑपोजिशन का रोल करती है, जैसे इंडिया में कांग्रेस है ना, वो भी तो पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन रूलिंग नहीं है तो क्या कर रही है? ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रही है, शेप करती है पब्लिक ओपिनियन। जैसे हम जो कहते हैं कि हमें ऐसे डिसीजंस बनाने चाहिए या हमें ये हमारे न्याय में, हमारे हित में ये करो, तो वो क्या करती है? शेप करती है पब्लिक ओपिनियंस को। ओके, चलिए, अब क्या है? कितनी पार्टीज होनी चाहिए, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए? तो मैं आप सबको बता दूं, इस पे सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज वन पार्टी सिस्टम, व्हाट इज टू पार्टी सिस्टम एंड व्हाट इज मल्टी पार्टी सिस्टम। ओके, इस पे सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, बी प्रिपेयर्ड। वन पार्टी सिस्टम क्या होता है? वन पार्टी सिस्टम जहाँ पे एक ही पार्टी रूल करती है, दूसरी पार्टी को आने का मौका ही नहीं दिया जाता, जैसे कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी, है ना, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी। टू पार्टी सिस्टम होता है जहां पे दो ही सरकारें जो हैं वो कभी जीत रही है कभी हार रही है, जैसे कि रिपब्लिकन डेमोक्रेट जो कि यूएसए में है ना, यूएसए और यूके में टू पार्टी सिस्टम है ना। फिर है मल्टी पार्टी सिस्टम, मतलब बथेरी पार्टियां बेटा, इतनी पार्टियां हो रही हैं कि कौन जीते समझ ही नहीं आता, जैसे कि इंडिया, है ना, जहां पे इतनी सारी अलायंसेस हैं, कोलिशंस हैं गवर्नेंस के लिए, जैसे कि इंडिया। अब आपकी एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ था, ये मैं इसको, रुकिए, ये पढ़ लेना, ये मैं सेपरेटली लिख कर आई हूं, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 मेजर अलायंसेस कौन सी थी 2004 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। तो आपको पता होना चाहिए कि एक एनडीए थी, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एक यूपीए थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और एक लेफ्ट फ्रंट थी। अब आपको ये देख के आना है कि कांग्रेस एनडीए का था या यूपीए का था, और बीजेपी एनडीए का था या यूपीए का था। ये भी आपका होमवर्क है, आप अपनी एनसीईआरटी में ये चैप्टर खोलें ताकि आपको पता लगे। कब आया ये क्रोनोलॉजी में पूछ सकता है, 2004 में एनडीए, यूपीए और लेफ्ट फ्रंट करके अलायंस था। ओके, चलिए फिर, हाँ, तो देखो अब हमने इतना पढ़ लिया, तो हमें क्या पता होना चाहिए कि 2 टाइप की पार्टी होती है, एक होती है नेशनल पार्टी और एक होती है
स्टेट पार्टी, एक होती है नेशनल पार्टी, एक होती है स्टेट पार्टी। इनका क्राइटेरिया और कौन कौन सी पार्टी इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होनी चाहिए। अब आप बोलोगे मैम एनसीईआरटी में मैप वो बना हुआ है एक, इधर आप देखोगे इस साइड वाले पेज पे एक बहुत बड़ा मैप सा बना हुआ है और उसमें इतनी सारी स्टेट और रीजनल पार्टीज लिखी हुई है, क्या वो सब याद होनी चाहिए? हाँ, याद होनी चाहिए, पर अगर सारी याद नहीं हो रही हैं तो इम्पोर्टेंट तो याद होनी ही चाहिए, क्योंकि ईयर में पूछ सकते हैं और कौन सी सिटी में है ये भी याद होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में और जानना है, पूरा पॉलिटिकल पार्टी याद करनी है, तो मेरा एक मैराथन है 15 डेज मैराथन पॉलिटिकल पार्टीज का, वो देख लेना, उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसमें हमने सिर्फ ब्रीफ में मेन पार्टीज की बात करी और उनका क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, नेशनल पार्टी कौन सी होती है? जिनकी नेशनल प्रेजेंस होती है इन मल्टीपल स्टेट। कौन रिकॉग्नाइज करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, हु रिकॉग्नाइजेस द नेशनल पार्टी? इट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या कैसे रिकॉग्नाइज होती है? तो बेटा 6% वोट्स चाहिए होते हैं लोकसभा इलेक्शंस में एटलीस्ट 4 स्टेट्स में, यानी कि 6% वोट्स इन 4 स्टेट्स, है ना। ये 6 और 4 फिगर याद कर लेना, ठीक है। अब ऐसा याद मत करना कि आपको बोले 4% इन 6 स्टेट्स, नो, 6% इन 4 स्टेट्स। ओके, अब हम बात करने वाले हैं 6 नेशनल पार्टीज की, जिनके पास भी पुरानी एनसीईआरटी है। उन्हें मैं बता दूं बेटा, पहले 8 पार्टीज थी, अब 6 हो गई हैं, तो जो अपडेट हुआ है एनसीईआरटी में वो आप देख लेना, है ना। चलिए एग्जाम्पल, सबसे पहला है आम आदमी पार्टी 2012 में जो आई थी, किसके बारे में बात करता है? क्लीन गवर्नेंस में। कहाँ है? दिल्ली एंड पंजाब में। बहुजन समाज पार्टी, है ना, बहु मोटी होती है तो इसका सिंबल क्या है? एलिफेंट, है ना, 1984 में आया था। बीजेपी 1980 में आई थी। सीपीआईएम 1964। आइडियोलॉजी क्या है? मार्क्सिस्ट एंड सोशलिज्म। आइडियोलॉजी क्या है? मार्क्सिस्ट एंड सोशलिज्म। आइडियोलॉजी पता होनी चाहिए है। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ओल्डेस्ट है बेटा, सबसे नीचे लिख दिया ओल्डेस्ट, है ना, ओल्डेस्ट है, 1885 में आई थी, है ना, सबको पता है इसके बारे में। एनपीपी 2013 न्यू ऐड हुई है, ये नॉर्थ ईस्टर्न में है ना, क्योंकि ये न्यू पार्टी है तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी पार्टी नॉर्थ ईस्ट में आई है, कौन सी पार्टी नॉर्थ ईस्ट की है, तो आपको याद होना चाहिए दैट इट इज एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी 2013 बाय पीए संगमा। ओके, चलिए अब स्टेट पार्टीज। अब जैसे 6 नेशनल पार्टीज हैं, वैसे बथेरी अनगिनत क्या हैं? स्टेट पार्टीज हैं। तो स्टेट पार्टीज को रीजनल पार्टीज भी कहा जाता है। ये कुछ स्टेट्स में अपना डेरा जमा के बैठी होती है। रिकॉग्नाइज कौन करता है? इलेक्शन कमीशन। अब इसका क्या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है? इसका भी सेम है कि भैया 6% होने चाहिए टोटल वैलिड वोट्स, है ना, लेकिन मिनिमम कितनी सीट्स जीतनी है? 2 सीट्स जीतनी है। जबकि नेशनल पार्टी में क्या था? 6% तो था, लेकिन मिनिमम आपको 4 सीट्स चाहिए थी। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? आपको 2 सीट्स चाहिए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, है ना। ये क्राइटेरिया याद रखना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट, अब इस बार पे ये तो हर बच्चा मुझसे पूछ के सब, पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं, जबकि सबसे इजी ये है। मैंने इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है, पर यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देती हूँ। चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टी, हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार क्वेश्चन आता है कि भैया चैलेंजेस क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टी के चैलेंज है क्या? तो सबसे पहले लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी ही नहीं है, मतलब पार्टी आपस में रोज क्या मीटिंग्स ही नहीं रखती है, रेगुलर मीटिंग रखती नहीं है। और जो इंटरनल इलेक्शन होते हैं, है ना, इंटरनल इलेक्शन मतलब मान लो रेलवेज है ना, तो अभी रोड ट्रांसपोर्ट ये कौन देख रहा है? नितिन गडकरी जी, है ना। अब हर बार नितिन गडकरी जी देखें तो कैसे चलेगा? तो पार्टी के इंटरनल डेमोक्रेसी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो नॉर्मल मेंबर होते हैं उनका इन्फ्लुएंस नहीं होता, और ये जो ऊपर के 3-4 टॉप टायर मेंबर होते हैं इनका ही इन्फ्लुएंस होता है। डायनेस्टिक सक्सेशन इतनी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब जब फैमिली के लोग ही आगे आते रहे, जैसे कि इंदिरा गांधी आ गई, फिर राजीव गांधी आ गए, अब राहुल गांधी को बनना है, सोनिया गांधी आ गई, पूरा गांधी परिवार कह रहे हैं कि भैया हमारी फैमिली का ही डोमिनेंस रहेगा, है ना। मनी एंड मसल पावर, मनी एंड मसल पावर सबको पता है कि भैया शराब की बोतलें बिकेंगी, इलेक्शन में वोट दे दो, है ना। क्लास का मॉनिटर कहता है ना कि 1 चॉकलेट एक्स्ट्रा दूंगा, मुझे वोट दे देना।
पैसों का यूज करके वोट लेने, है ना, पैसों का यूज करके वोट लेने, मसल पावर यानी कि डिशुम डिशुम करके वोट लेने कि भैया किडनैप करवा दूंगा तुम्हें मुझे वोट नहीं दिए तो। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस कैसे, क्योंकि इतनी सारी पार्टीज हैं तो मीनिंगफुल चॉइसेस ही नहीं है ना लोगों के पास। चलिए अब क्या है, पॉलिटिकल पार्टी के रिफॉर्म्स। अब इतनी सारे चैलेंजेस हैं, हमने ये सभी चैलेंजेस डिस्कस कर लिए, अब इनको कुछ तो करना पड़ेगा ना जिससे ये ठीक हो, कुछ तो करना पड़ेगा जिससे चैलेंजेस क्या हो, ठीक हो सके। तो फिर क्या होगा, क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी में होगा रिफॉर्म्स, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी में क्या होगा, रिफॉर्म। अभी रिफॉर्म्स जो हैं वो क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो एग्जिस्टिंग रिफॉर्म है। आपको डिफेक्शन का मतलब पता होना चाहिए है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे, इससे क्वेश्चन बन सकता है, पता होना चाहिए। डिफेक्शन का मतलब होता है कि मान लो बीजेपी, अब नहीं होता डिफेक्शन, पहले के टाइम में होता था, मान लो बीजेपी का नेता हार गया, है ना, बीजेपी हार गई तो और कांग्रेस जीत गई, तो बीजेपी का नेता क्या करेगा, वो चला जाएगा रातों रात कांग्रेस में, क्योंकि वो पार्टी जीत रही है। तो डिफेक्शन का मतलब होता है एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाना। पहले ये बहुत होता था, है ना, लेकिन अब जब से गवर्नमेंट ने लाइक 1985-86 में ये लॉ लगाए, तब से, उससे पहले तक बहुत होता था कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी में लोग चले जाते थे। तो एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है कि जब आप अब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते हो। एफिडेविट, है ना, एफिडेविट पे भी सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्कर में कि एफिडेविट क्या होता है, जब आप अपने एसेट और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को डिस्क्लोज करते हो कि भाई मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है और मेरे ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये डिटरमाइन करता है कि आपको पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी। अब और रिफॉर्म, कुछ और रिफॉर्म्स की भी जरूरत है ना, जो चैलेंज था, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं थी, तो पहला रिफॉर्म है कि इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। विमेन का रिप्रेजेंटेशन, लोकसभा में विमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, है ना, तो विमेन रिप्रेजेंटेशन इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता हो, नारी शक्ति वंदनम वाला जो लॉ निकला है उसके तहत 33% रिजर्वेशन की बात है इन लोकसभा इलेक्शन फॉर विमेन, है ना। स्टेट फंडिंग, स्टेट फंडिंग क्यों जरूरी है, अगर स्टेट फंडिंग नहीं होगी तो जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं वो करोड़ों रुपया लगा देंगे इलेक्शन में, लेकिन अगर मान लो स्टेट एक लिमिट सेट करे कि नहीं एक इलेक्शन में 30 लाख ही लगेगा और स्टेट फंड करे उसे, तो जो ये ज्यादा पैसे वाले लोग हैं वो इतना ज्यादा मतलब पैसे बटोर, ऐसे पैसे नहीं दान कर पाएंगे लोगों को, है ना। सिटीजन एंड मीडिया, सिटीजन एंड मीडिया का रोल बहुत अच्छा है कि कैंपेन्स अच्छे हो, मीडिया ऐसे कुछ भी ना दिखाए, किसी को फेवर ना करे, और हमारा भी फर्ज है कि हम अच्छे से पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में। ओके चलिए, फेडरलिज्म आ गया जी। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या, हमने पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग कर लिया, हमने पॉलिटिकल पार्टीज कर लिया, अब क्या आ गया है, फेडरलिज्म, जिसके लिए आपको क्या करना है, पीटीओ, पेज टर्नओवर। कैसी लग रही है क्लास, बताएं क्लास कैसी लग रही है आपको। 1 मिनट का वाटर ब्रेक ले लेती हूँ, इतनी देर से बोल रही हूँ। अगर क्लास अच्छी लग रही हो और मजा आ रहा हो तो कमेंट्स में जरूर बताना कि मैम मजा आ गया, सारी पॉलिटिकल साइंस कवर हो गई। 1 मिनट दे दो बस पानी पीने के लिए। चलिए चलिए शुरू कर लेते हैं। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म का सिंपल सा क्या मीनिंग है, आपको पता होना चाहिए कि फेडरलिज्म होता क्या है। हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया इसको, और एज इट इज ये डेफिनेशन अपने एग्जाम में लिख कर आ सकते हो। फेडरलिज्म का मतलब होता है जब पावर जो है वो डिवाइड होती है बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स क्या है, जैसे कि स्टेट है या पंचायत है, ये सब। तो फेडरलिज्म का सिंपल सा मतलब है डिवीजन ऑफ पावर, है ना। इससे क्या होता है, मल्टीपल लेवल, मल्टीपल लेवल का हमने अभी पढ़ा, यानी कि लेवल यानी कि वर्टिकल, है ना, वर्टिकल, है ना, मल्टीपल लेवल को, ताकि सबको ऑटोनॉमी मिले, फ्रीडम मिले, है ना। इसके डुअल ऑब्जेक्टिव,
अब फेडरलिज्म क्यों जरूरी है? फेडरलिज्म इसलिए जरूरी है क्योंकि यूनिटी मेंटेन होती है। यूनिटी कैसे? अगर सेंटर ही सारे फैसले लेगा तो कहाँ से यूनिटी आएगी? डोमिनेंस आएगी। इसीलिए फेडरलिज्म जरूरी है। और रीजनल डाइवर्सिटी एकोमोडेट होती है। रीजनल डाइवर्सिटी कैसे एकोमोडेट होती है? क्योंकि सबका से होता है। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अपनी डिक्टेटरशिप लगा के बैठे, नहीं, सेंटर की भी सुनेंगे, स्टेट की भी सुनेंगे, और छोटे लेवल पे गाँवों में जैसे कि पंचायत है उनकी भी सुनी जाएगी। ओके, चलिए फिर है, आप सबको ये पता होना चाहिए कि फेडरलिज्म जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है यूनिटरी गवर्नमेंट, एक होता है फेडरल गवर्नमेंट। यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा फर्क है, ठीक है। यूनिटरी गवर्नमेंट एक सेकेंड, यूनिटरी गवर्नमेंट जो है वो इंडिया में नहीं है, क्योंकि यूनिटरी गवर्नमेंट चाइना जैसी कंट्रीज में होती है जहां पे एक ही सेंट्रल अथॉरिटी है और वही सब निष्कर्ष और वो सब क्या बोलते हैं डिसीजंस ले रही है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है? मल्टीपल लेवल होते हैं, जैसे कि इंडिया में है ना। इसमें यूनिटरी में क्या होता है? एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है। ये सेंट्रलाइज्ड है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे क्या होता है? सबऑर्डिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि सेंटर जी अपना राज चलाकर बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? हर कोई के पास पावर है, इसीलिए दे आर इंडिपेंडेंट, है ना। इसके एग्जाम्पल आपको पता होगा। यूनिटरी में आप लिख सकते हो जैसे कि चाइना, है ना। यहाँ आप लिख सकते हो इंडिया। अब सेंट्रल अथॉरिटी, ऑब्वियसली यहाँ पे यूनिटरी में कोई भी अमेंडमेंट करना है तो सेंट्रल अथॉरिटी तो डिसाइड करेगी, लेकिन फेडरल में क्या होगा? स्टेट से भी पूछा जाएगा, स्टेट से भी पूछा जाएगा, कंसेंट लिया जाएगा। ओके, यूनिटरी गवर्नमेंट हमने पढ़ लिया श्रीलंका में, और इंडिया में क्या है? फेडरल गवर्नमेंट है। ये हो चुका है डिस्कस। चलिए अब क्या है? टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। इस बार मतलब हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म क्या है। आपके सैंपल पेपर में भी है, और ये सबसे इजी क्वेश्चन है। दो टाइप के फेडरेशन होते हैं, दो टाइप के फेडरेशन होते हैं। आर्टिकल 1, ये आपको अगर एक्स्ट्रा आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो बता दूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है। इंडिया का जो आर्टिकल 1 है वो क्या बोलता है कि इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना। ये आप सबको फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट पता होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया का आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि भाई सारी स्टेट साथ में आ रही हैं और सब एक बना के अपनी एक इंडिपेंडेंट एक कंट्री बना रहे हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स वॉलंटरली साथ में आ रही हैं, यानी कि खुद की मर्जी से। और सभी स्टेट्स को इक्वल पावर है, सभी स्टेट्स को क्या है? इक्वल पावर है। चाहे यूएसए हो, इसमें एग्जांपल देखो, यूएसए है, स्विट्जरलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है ना। यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है? कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। लेकिन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है? इंडिया, है ना। यहाँ पे क्या होता है? एक अथॉरिटी होती है जिसके बीच में वो अथॉरिटी पावर डिवाइड करे, यानी कि एक सिंगल कंट्री है जो कि पावर क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पे ना करते भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमेशा ज्यादा पावर रहेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमेशा ज्यादा पावर रहेगी। तो पावर जो है वो प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूटेड। और पावर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड तो है बट डिस्प्रपोर्शनेट कह लो, यानी कि प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, सेंटर हमेशा ज्यादा पावरफुल रहने वाला है। ओके, चलिए फिर क्या है? नेक्स्ट है, हमने अभी पढ़ा कि फेडरलिज्म इन इंडिया। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है? इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है? पूरे चांस है ये पूछने के, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। आंचल मैम हंस रही है यहाँ पे। हाँ, तो इंडिया में रहते हैं तो इंडिया से क्वेश्चन क्यों नहीं पूछेंगे, है ना। तो इंडिया में क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है, ये हमने अभी पढ़ा है, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 यूनियन, स्टेट और लोकल लेवल पे डिवाइडेड है। यूनियन गवर्नमेंट क्या देखती है? जो भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो चीजें होती हैं। स्टेट जो है वो रीजनल मैटर्स देखती है, और लोकल सिंपल पंचायत। और लिस्ट से तो 100% क्वेश्चन आता है,
तो ये लिस्ट आपको पता होनी चाहिए कि भाई यूनियन में आ रहा है डिफेंस, है ना, ये नेशनल लेवल की बात है यार। यूनियन में आ रहा है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, स्टेट में क्या आ रहा है पुलिस, है ना, स्टेट में क्या आ रहा है पुलिस, एग्रीकल्चर, ट्रेड। कॉन्करेंट, कॉन्करेंट का क्या मतलब होता है, सिंपल, जिस चीज पे स्टेट भी लॉ बना सके और यूनियन भी लॉ बना सके। याद रखना, कॉन्करेंट का सिंपल सा मतलब है जिस पे स्टेट भी लॉ बनाए। करंट, करंट किसको लगेगा, स्टेट को भी लगेगा, और स्टेट को लगेगा तो मोदी जी को भी लगेगा, तो दोनों लॉ बना पाए, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज। अब अगर कॉन्करेंट में लड़ाई हो गई, मोदी जी और बाकी स्टेट में लड़ाई हो गई, तो जीतेंगे तो मोदी जी ही। तो ये याद रखना, इसमें यूनियन लॉ ही प्रिवेल करेगा। रेजिडुअरी पावर, रेजिडुअरी पावर में क्या होता है, यूनियन जो है वो बनाता है। रेजिडुअरी लिस्ट में क्या चीजें आती हैं जो इन तीनों में नहीं है, जो इन तीनों में नहीं है वो किस में आएगी, रेजिडुअरी में आएगी, जैसे कि सॉफ्टवेयर, है ना। अब क्या है स्पेशल पावर, अब आप सबको क्या पता होना चाहिए, आर्टिकल 371। हर बार इतने बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पर इतना सा याद रखना है, आर्टिकल 371 का सिंपल सा मतलब है कि जो कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि नागालैंड है, मिजोरम है, असम है, मेघालय है, इन सब के थोड़ा कल्चरली ये लोग डिफरेंट हैं, तो इनको स्पेशल राइट्स देने पड़ेंगे क्योंकि वहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज को भी स्पेशल प्रोविजन देने चाहिए क्योंकि या तो वो बहुत बड़ी है या बहुत छोटी है, मतलब बेसिकली रेगुलर फंक्शनिंग में नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, चलिए फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है, हमने कुछ चीजों की बात करी, यहाँ पे कुछ और है, जैसे कि इंडिया में क्या बनी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनी। इंडिया में क्या बनी, लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनी। लिंग्विस्टिक का स्टेट का क्या मतलब है, सिंपल कि लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनी, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है 1953 में आंध्र प्रदेश का बनना, क्योंकि वहां पे तेलुगु स्पीकिंग लोगों को अलग से अपनी एक स्टेट चाहिए थी। लैंग्वेज पॉलिसी, इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी क्या कहती है कि भैया हमारे पास 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। क्या है, 22 स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, रिकॉग्नाइज्ड, है ना, क्योंकि 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। इंडिया कोई नहीं कहता है कि ये हमारी मातृभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी है, इंग्लिश है, लेकिन वैसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस क्या होता है, डेफिनेशन इस पे भी क्वेश्चन आता है, कितनी है, 22 है ना, ये क्वेश्चन आता है। सेंटर स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट का सिंपल सा मतलब है, पहले क्या होता था, सेंटर ही सारा कंट्रोल रखता था स्टेट पे, लेकिन अब क्या है, पावर है डिवाइडेड, अब पावर है डिवाइडेड। अब है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, हमने पढ़ लिया, यूनिटरी पढ़ लिया, फेडरल पढ़ लिया, अब क्या है डिसेंट्रलाइजेशन। सिंपल सा मतलब है कि डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर को डिवाइड करना लेकिन लोकल लेवल तक भी पहुंचाना, यानी कि ट्रांसफर होना पावर का सेंटर और स्टेट से कहां तक, लोकल गवर्नमेंट तक, यानी कि उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिले जो ग्रास रूट लेवल पे हैं। ग्रास रूट लेवल बिल्कुल छोटे लेवल पे हैं, जैसे कि पंचायत, है ना, ये तो आपको पता ही है, जैसे कि पंचायत। ओके, चलिए डिसेंट्रलाइजेशन की क्या नीड है, क्योंकि वहां पे मार्जिनलाइज लोग रहते हैं, तो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम सुननी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, फिर पीपल जो हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में, फॉस्टरिंग डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन और एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड फंड्स जो हैं लोकल लेवल पे सुनना बहुत जरूरी है। चलिए अब क्या है, अब डिसेंट्रलाइजेशन कौन से ईयर में आया ये सबको पता होना चाहिए, विच इज 1992। कौन लाया, आपकी एनसीईआरटी में नहीं है पर आंसर अच्छे से लिखना है, तो हमारे इन प्राइम मिनिस्टर का नाम आप सबको पता होना चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव जी लाए थे, कब लाए थे, 1992 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इतना डिटेल में मत पढ़ना पर बता देती हूँ, 73rd था, है ना। फिर इसमें क्या हुआ, मैंडेटरी इलेक्शन, पंचायत के भी क्या होने लगे, मैंडेटरी इलेक्शंस होने लगे। स्टेट्स का, सीट्स का क्या हुआ, रिजर्वेशन, किसके लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, और यहाँ पे तो पहले ही 33% सीट्स को रिजर्व करा गया, किसके लिए, विमेन के लिए। क्या आया, स्टेट इलेक्शन कमीशन। आपने पॉलिटिकल पार्टीज में पढ़ा होगा कि इलेक्शन कमीशन किसके लिए होता है, सेंटर और स्टेट, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके लिए होता है, पंचायत। और रिवेन्यू शेयरिंग, यानी कि पंचायत को भी थोड़ा थोड़ा फाइनेंस मिलने लगे, इनको भी थोड़े थोड़े फाइनेंसेस मिलने लगे। चलिए अब स्ट्रक्चर क्या है, ये एज इट इज आपको पता होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैंने पहले भी बताया है। एक होता है रूरल एरियाज में,
रूरल एरियाज में क्या है, ग्राम पंचायत है जो विलेज लेवल की गवर्निंग बॉडी है। फिर है पंचायत समिति जो कि ब्लॉक लेवल पे होती है। जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल गवर्निंग बॉडी जो कि इलेक्टेड चेयरपर्सन होते हैं। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है। ग्राम सभा क्या होता है, कंप्राइज करता है ऑल वोटर्स इन अ विलेज। ग्राम सभा सिंपल है। अब अर्बन, रूरल एरिया में देख लें, अर्बन में क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी होती है। म्यूनिसिपैलिटी जिसमें म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आता है, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है टाउन्स में, और जो सिटीज हैं उसमें क्या होता है, मेयर होता है ना। वेरी मच फैक्चुअल है, बट रिमेंबर चलिए अब वापस से डिस्कशन हो जाए, हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने तीन सबसे मेन चैप्टर्स हमने कर लिए हैं। पावर शेयरिंग, खल्लास है ना, फेडरलिज्म, खल्लास, और क्या है, और क्या करा है, पावर शेयरिंग करा है, फेडरलिज्म करा है, और हाँ पॉलिटिकल पार्टीज का है, वो भी खल्लास, ये हो चुका। चलिए आ जाए नेक्स्ट में। अब चैप्टर आता है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट और आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इनमें से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, पर एक एक क्वेश्चन तो आता है। ये तीन चैप्टर्स जो हैं बहुत, जो मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जो अभी बॉर्डर लाइन पे हैं, कि आपको जो फर्स्ट 3 चैप्टर मैंने अभी करवा दिए हैं बहुत अच्छे से करने हैं। ये 2 भी करने हैं क्योंकि ये ईजी हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मिस मत करना, लेकिन पहले वो 3 कर लेना, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो जेंडर डिवीजन आपको पता होना चाहिए कि जेंडर डिवीजन क्या होता है। सब सिंपल सी बात है, जेंडर डिवीजन क्या है, ना तो ये इकोनॉमिक डिवीजन है, ना ये पॉलिटिकल, ना रिलीजियस, बट ये क्या है, सोशल डिवीजन है। यानी कि सोसाइटी के स्टिग्मा ने बना दिया है, यहाँ पे अनइक्वल रोल असाइन होते हैं। अनइक्वल रोल का सिंपल सा मतलब है कि मर्द जो है वो बाहर घर से जाके काम करेगा और औरतें घर का खाना बनाने वाली हैं। यानी कि बेसिकली औरतें तो घर की मेड है यहाँ पे, है ना। तो ऑफन कंसीडर्ड नेचुरल, आपको लगेगा नेचुरल, क्यों, क्योंकि जब से हम लोग पैदा हुए, मैं पैदा हुई, हमारी मम्मियाँ पैदा हुई, हमेशा से यही कहा गया है कि बेटा पापा को जाने दो, बाहर जा रहे हैं, वो पैसे कमाने जा रहे हैं, लेकिन हम आपके लिए घर का काम करेंगे, है ना। तो ये आपने अपने फैमिली में, आप कितनी भी रिच फैमिली से हो, आपने ये चीज देखी होगी, बट आई एम ग्लैड कि ये इवॉल्व हो रहा है, धीरे धीरे लोग ये स्टिग्मास छोड़ रहे हैं। तो कंसीडर्ड नेचुरल, बट ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है थ्रू स्टीरियोटाइप्स। अब क्या है, इसमें आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जहाँ पे विमेन एक्सपेक्ट होता है विमेन से कि वो डोमेस्टिक काम करें, और मैन जो हैं वो एक्सटर्नल इनकम जनरेटिंग काम करें। चलिए फिर क्या है, चैलेंजेस फॉर वुमेन इन इंडिया। अब इस पे भी सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है कि भैया विमेन, आप विमेन कर रहे हो, क्या चैलेंज है, ऐसे चैलेंज है क्या वुमेन के लिए। तो आप क्या बताओगे कि भैया फीमेल लिटरेसी जो है वो मैन से कम है ना। जबकि मेन जो हैं वो 76% ऑफ द मेन आर गोइंग टू स्कूल, विमेन आर ओनली 54%। वाई भैया, वाई, क्यों, है ना। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, क्योंकि विमेन क्या है, विमेन पूरा दिन घर पे काम करती है, पर क्या उसके पैसे मिलते हैं, नो, दे आर अनपेड, है ना। तो क्योंकि वहां पे आपको ये भी पता होना चाहिए, इसको तो हर कोई याद रखेगा क्योंकि क्वेश्चन आएगा, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट का, है ना। फिर क्या है, सोशल इश्यूज, सबको पता है, अबॉर्शंस, डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो के बारे में, और विमेन जो है उनकी लोकसभा में भी रिप्रेजेंटेशन कम होती जा रही है। विमेन की लोकसभा में भी रिप्रेजेंटेशन कम हो रही जा रही है, इसीलिए आया नारी शक्ति वंदनम अभियान 2023 में। अब ये सक्सेसफुल भी हो चुका है, नारी शक्ति वंदनम अभियान। सेपरेट क्वेश्चन आने वाला है। नारी शक्ति वंदनम अभियान का सिंपल सरल सा मतलब है क्योंकि विमेन को कभी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है, दे आर ऑलवेज अंडर रिप्रेजेंटेटेड, इसीलिए 33% रिजर्वेशन करना पार्लियामेंट और असेंबली लोकसभा इलेक्शंस में। पंचायत में ऑलरेडी 1/3 सीट्स रिजर्व होती हैं, हमने पहले अभी जस्ट जब हमने डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा था तो हमने कर लिया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कम्युनलिज्म क्या होता है ना। व्हाट इज कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म क्या है। तो कम्युनलिज्म का
सिंपल सा मतलब है कि रिलीजन के बेसिस पे सोशल कम्युनिटी का डिवीजन करना। एक रिलीजन ज्यादा अच्छा है, दूसरा रिलीजन कम अच्छा है, ये है कम्युनलिज्म। और इंडिया में कम्युनलिज्म नहीं है, इंडिया में क्या है, सेक्युलरिज्म। इंडिया क्या है, सेक्युलर स्टेट है। इंडिया क्या है, सेक्युलर स्टेट है। हाउ, है ना, इस पे भी क्वेश्चन आएगा कि भैया इंडिया सेक्युलर स्टेट बोल रहे हो, इंडिया में कम्युनलिज्म नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है क्या इंडिया में कम्युनलिज्म है, तो आप बोलोगे नहीं मैम, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। तो सेक्युलर का सिंपल सा मतलब होता है यहाँ ऑफिशियल कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि हमारी स्टेट के सारे लोग हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख है, बुद्धिस्ट है, ना, सब है भाई यहाँ पे, है ना। इक्वल फ्रीडम है भाई, आपको जो रिलीजन प्रैक्टिस करना है करो, कुछ भी करना है करो, एवरी रिलीजन हैज द राइट। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि मान लो आपको रैंक प्लस पे जॉब करनी है तो आपको ये नहीं, आपको यहाँ पे फाउंडर आके ये नहीं कह सकता कि नहीं भाई आप हिंदू हो या आप मुस्लिम हो इसलिए हम आपको जॉब नहीं देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि रिलीजन के बेसिस पे यू कांट प्रोहिबिट समवन, ओके। और स्टेट जो है वो भी इंटरवीन कर सकता है रिलीजन में टू इंश्योर इक्वालिटी। अगर स्टेट को लग रहा है ना कि कहीं पे रिलीजन के बेसिस पे लोगों को दुख पहुंचाया जा रहा है तो क्या होगा, स्टेट इंटरवीन कर सकता है। जैसे पहले अनटचेबिलिटी का था, अनटचेबिलिटी में क्या होता था, जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको क्या किया जाता था, उनको पब्लिक एक्सेस नहीं था चीज़ों का, एजुकेशन में कुछ नहीं था। अब इस पे बहुत थक गई हूँ इतना बोल बोल के, हर बार सारे के सारे बच्चे कंफ्यूज है मैम, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट समझ ही नहीं आता। बेटा जी एनसीईआरटी खोलिए अपनी, अगर एनसीईआरटी खोलोगे तो समझ में आएगा ना, बिना एनसीईआरटी खोले कैसे समझ में आएगा। तो कास्ट इन पॉलिटिक्स का सिंपल सा फंडा ये है कि कैसे कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में घुस जाता है, कैसे कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस में, गवर्नेंस में घुस जाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कैंडिडेट सिलेक्शन। कैंडिडेट सिलेक्शन कैसे, पार्टीज जो है, जैसे अगर बीजेपी की बात करें तो वो हिंदुइज्म में बहुत मानती है, तो बीजेपी क्या करेगी, सिर्फ हिंदू कैंडिडेट्स को टिकट दे रही है मान लो, तो क्या हुआ, कास्टिज्म हो रहा है भाई। पॉलिटिकल पार्टीज में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, कास्टिज्म। पार्टी क्या कर रही है, कास्ट कॉम्पोजिशन देख रही है भैया कि इस एरिया में इस कास्ट के लोग ज्यादा हैं तो यहाँ पे एक अगर हिंदू ज्यादा है तो हिंदू के कैंडिडेट को टिकट देते हैं, मुस्लिम को नहीं देते हैं, है ना। फिर क्या है, वोट मोबिलाइजेशन। अब वोट मोबिलाइजेशन आपको पता हो, जैसे कि कास्ट के ऊपर, है ना, हम भगवा रंग, है ना, बीजेपी कहती है ना भगवा, पता नहीं ऐसे कुछ है ना, तो हिंदुइज्म में मानती है वो बहुत ज्यादा, वैसे बोलना नहीं चाहिए मुझे इतना, तो वो क्या करती हैं, वोट मोबिलाइजेशन करना कास्ट के नाम पे कि भैया ओबीसी आ जाओ, या फिर जो भी कास्ट है ना, जितनी भी आपने कास्ट देखी होंगी, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, वैसे वोट मोबिलाइज करना। और इससे क्या होता है ना, रिप्रेजेंटेशन तो बढ़ता है ऑब्वियसली क्योंकि सारी कास्ट आ रही हैं। तो ये पॉइंट आपको एनसीईआरटी से याद करने हैं। इस पे भी सेपरेट क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखकर लाई हूँ, कास्ट एज वोट बैंक। वोट बैंक का क्या मतलब है मैंने आपको समझा दिया है। जब वोटर्स जो होते हैं वो फ्रॉम अ पर्टिकुलर कास्ट डिस्प्रपोर्शनेटली सपोर्ट्स अ पार्टी, है ना, यानी कि कास्ट से एक वोट बैंक बना लेना कि भैया यही कास्ट, इतने सारे लोग इसी कास्ट के इस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, ये सबको पता होना चाहिए। अब पॉलिटिक्स इन कास्ट, हमने पहले पढ़ा कि कास्ट में पॉलिटिक्स कैसे हो रही है, अब क्या है, पॉलिटिक्स में कास्ट कैसे घुस रही है। तो इसमें क्या होगा, कोलिशन बिल्डिंग। कोलिशन बिल्डिंग, सबसे पहले कोलिशन बिल्डिंग का सरल सा मतलब है कि जब कास्ट ग्रुप जो हैं वो अपना अलायंसेस बना लेते हैं, कास्ट ग्रुप क्या बना लेते हैं, अपना अलायंसेस, सेम कास्ट के लोग आके कोलिशन गवर्नमेंट जब बना लेते हैं, वोटर को भी मोबिलाइज करा जाता है सेम कास्ट को, न्यू कास्ट ग्रुप, है ना, जो टर्म्स होती हैं जैसे कि बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड कास्ट, वो भी स्मॉलर ग्रुप्स को, बैकवर्ड कास्ट आप में आके एक पार्टी बना ली वैसे, और आइडेंटिटी को भी पॉलिटिसाइज कर देते हैं। ओके चलिए, अब इसके कुछ आउटकम है। अब देखो कास्ट, पॉलिटिक्स ये सब होगा तो इसके हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव रहते हैं। तो इसके पॉजिटिव आउटकम क्या है, क्योंकि इतनी सारी कास्ट आ रही है तो एम्पावरमेंट होता है, ठीक है। जो वीकर सेक्शन है जैसे कि दलित हैं, आदिवासी है, इनका एम्पावरमेंट होगा, है ना। अब जो पिछड़ी हुई कास्ट थी उनको भी एजुकेशन मिलेगी, जॉब मिलेगी, सबको मिलेगी। और जो ये अच्छी पॉलिसीज हैं कास्ट के लिए जैसे कि रिजर्वेशन, तो इसके लिए मार्जिनलाइज सेक्शन को भी हेल्प होगी। लेकिन नेगेटिव आउटकम्स बहुत सारे हैं क्योंकि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इंडिया में क्या हो रही है, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रहे हैं। लोग भूल गए हैं कि भैया वोट देना है इसलिए कि भैया एजुकेशन पे, लिटरेसी पे, हेल्थ केयर पे काम, रोड्स पे, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सब पे काम हो रहा है या नहीं।
लोग वोट देते हैं किस बेसिस पे? कास्ट के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे वोट दिए जाते हैं। ओके, फिर है कास्ट कॉन्फ्लिक्ट। ऑब्वियसली कास्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा जब मल्टीपल कास्ट आएंगी तो डिफरेंट कास्ट के बीच में टेंशन का माहौल तो जगेगा ही। चलिए, हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं, है ना। मैं भी थक गई हूँ बोल बोल के, पता नहीं पूरी मैराथन आएगी तो मैं कैसे करूँगी। प्लीज़, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करी है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट्स में लिख दोगे कि सेशन कैसा लगा। तो चलिए, हमने 4 चैप्टर कर लिए, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जैसा प्रॉमिस किया था 1 घंटे में पूरी पॉलिटिकल साइंस करवा दूंगी, होने वाली है ना। तो अब हम पढ़ेंगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इससे 2 या 3 प्रोबेबल क्वेश्चन ही बनते हैं, वो मैं इस स्लाइड में लेकर आई हूँ, है ना। आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे पहले आपको डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हाउ, इसके आंसर के लिए प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप, हाउ, डेमोक्रेसी इज वेरी आइडियल, वेरी सुटेबल, हाउ, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक, वाई डेमोक्रेसी बेटर देन डिक्टेटरशिप। अब बस यहां वो क्या लगा देगा, क्रिटिकली एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज। अब देखिए, डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, क्यों? क्योंकि वो सिटीजन के बीच में इक्वालिटी प्रमोट करती है, डिग्निटी एनहांस करती है। इस पे भी मैंने देखा लास्ट ईयर सेपरेट क्वेश्चन आया है कि डेमोक्रेसी डिग्निटी कैसे एनहांस कर रही है, तो यही सब लिख के आना है, डरना मत, जो पढ़ाया है वही लिख कर आना है, डरना मत क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाए तो। क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बदलती है, मेथड बताता है टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक। अब आप बोलोगे मैम डेमोक्रेसी भी एक्सप्लेन करो, तो बेटा मैं नहीं करूंगी, क्योंकि आप लोग 10th क्लास के बच्चे हो। आई थिंक हर किसी को ये पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या है, नहीं पता है तो 9th में वापस एडमिशन ले लेने की जरूरत है ना। चलिए, अब अगर डेमोक्रेसी के इतने फायदे हैं तो चैलेंजेस क्या हैं? तो चैलेंजेस हैं कि लोग वादे तो बड़े बड़े करते हैं डेमोक्रेसी में, लेकिन प्रैक्टिस में उसका फर्क है। तो प्रिंसिपल और प्रैक्टिस में फर्क है। डेमोक्रेसी डिफरेंट है सोशल इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में, और डेमोक्रेसी अचीव तो कर लेती है गोल, बट कभी कभी सिटीजन ही ऐसे निकलते हैं कि एक्ट नहीं कर पाते हैं। चलिए, अब इससे भी क्वेश्चन आता है कि डेमोक्रेसी कैसे, एग्जैक्टली हेडिंग है ना, जो ये जो हेडिंग है एग्जैक्टली इससे क्वेश्चन आता है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो इसकी की एक्सपेक्टेशन क्या है, ये एज इट इज आप ये 4 पॉइंट्स लिखा ना कि हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, एफिशिएंसी डिबेट क्या है, प्रैक्टिसेस इन डेमोक्रेसी, और फिर लिमिटेशन। नहीं भी पूछी और 5वां एग्जांपल नहीं भी पूछी हुई तो भी लिखाना, है ना। एक्सपेक्टेशन क्या है कि डेमोक्रेसी जो है वो अकाउंटेबल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, सिटीजन उनसे क्वेश्चन कर सके और वो जवाब दे सके। लेकिन कहा जाता है कि जो नॉन डेमोक्रेसीज होती हैं, चाइना वगैरह, वहां पे जो है डिसीजंस जल्दी आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? सिंपल सी बात है, क्योंकि एक ही जना सब डिसाइड कर रहा है। डेमोक्रेसी में कुछ भी होगा तो पहले लोकसभा में मिल जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तो डेमोक्रेसी में टाइम लगता है, लेकिन डिसीजंस बहुत एफिशिएंट निकलते हैं, है ना, लीडिंग टू मोर। लेकिन है ना, ये यहाँ पे एफिशिएंसी में सिंपल सा बताया है कि कैसे नॉन डेमोक्रेसीज में क्विक डिसीजंस बनता है। फिर है प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस क्या है डेमोक्रेसी में? फ्री फेयर इलेक्शन होते हैं, ओपन पब्लिक डिबेट होता है, सिटीजन राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में आया था, ये मैं आपको बता देती हूँ अलग से। 2005 में आया था कि भैया हम किसी भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन पे एक आरटीआई फाइल कर सकते हैं कि हमें डिटेल्स चाहिए, है ना। लिमिटेशंस क्या हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया। इसका एग्जांपल क्या है? साउथ एशिया शोज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर डेमोक्रेसीज, है ना। इवन फॉर नॉन डेमोक्रेसीज कंट्री में भी साउथ एशिया कहता है कि डेमोक्रेसी बढ़िया है। अब क्या है? एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, हाउ डेमोक्रेसी एकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। बेल्जियम का एग्जाम्पल लिखाना। एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन सिंपल है कि डेमोक्रेसी शुड हार्मोनियस लाइफ को प्रमोट करना चाहिए, एकोमोडेट करने के लिए। इसका एडवांटेज सिंपल है कि कॉन्फ्लिक्ट हैंडल हो पाए, जैसे बेल्जियम की गवर्नमेंट ने किया था। डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करा जाए, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बना के किया था, ठीक है। इसके मेजॉरिटी जो है वो वर्क करनी चाहिए मेजॉरिटी माइनॉरिटी के साथ, मेजॉरिटी माइनॉरिटी एमएमजी साथ में वर्क करने चाहिए हैं, और ऑपरेशन फील नहीं होना चाहिए माइनॉरिटी कम्युनिटी का। बेल्जियम इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यहाँ पे आप। और श्रीलंका जैसे फेल करा था, है ना, श्रीलंका
श्रीलंका में मेजॉरिटेरियन आ गया था, लेकिन बेल्जियम ने अच्छा किया था। बेल्जियम इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। चलिए, डिग्निटी एंड फ्रीडम, इस पे भी मैंने अभी बताया कि डेमोक्रेसी की डिग्निटी पे क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए है कि सुपीरियर फीचर्स क्या है डेमोक्रेसी के, कि वो डिग्निटी और इक्वालिटी इंश्योर करती है। डिग्निटी कैसे भैया? फंडामेंटल राइट्स हैं, इक्वल ट्रीटमेंट देती है, नहीं दोगे तो मैं तो कोर्ट में चली जाऊंगी, है ना। विमेन ने कैसे स्ट्रगल किया था और अभी भी कर रही है, और अब उन्हें फाइनली क्या मिला है? 33% रिजर्वेशन इन लोकसभा। कास्ट इनइक्वालिटीज जो हैं वो रिड्यूस हुई है इंडिया में, पर अभी भी कुछ हद तक हैं, है ना। फिर क्या है? डेमोक्रेटिक राइट्स हैं हमारे पास क्या है? डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। इससे लोग क्या बन रहे हैं? अवेयर एंड एक्टिव सिटीजन्स। तो जी सुनिए, मैं आपको कहना चाहती हूं थैंक यू। थैंक यू। हमने फाइनली विद इन 1 आवर, मेरे सामने क्लॉक लगी हुई है, 1 घंटे के अंदर एवरी सिंगल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का कर लिया है डिस्कस। आई होप आपको 1 घंटे के रैपिड रिवीजन में, वो जो 5-6 घंटे के रैपिड रिवीजन होते हैं उसको देखने का फायदा नहीं है। 1 घंटा कर लो मेरे साथ ये वाली पॉलिटिकल साइंस की क्लास। मेरी गारंटी है यहाँ पे कि आपके पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट है उसमें से 20 में से 20 आ जाएंगे। ईच क्वेश्चन इज कवर्ड, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में। सिर्फ वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट्स कर देना और लाइक करना मत भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन। 5 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस के खल्लास और खत्म। थैंक यू सो मच।